आज है 3 सितंबर सन 2023 और आज पेपर हुआ है कर्नाटक टेट का। इसकी आंसर की को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक अनऑफिशियल आंसर की है, इसमें रद्दो बदल मुमकिन है। 100% श्योरिटी के लिए हम कर्नाटक टेट की ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज से मुताल्लिक कुछ सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो चलिए हम पहले पैसेज पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि आलम इस्लाम में इब्ने माजिद एक बेमिसाल माहिर जहाज़रा की हैसियत से जाने जाते हैं। तो इब्ने माजिद क्या हैं? जहाज़रा हैं। इनका पूरा नाम शहाबुद्दीन अहमद इब्ने माजिद है। इब्ने माजिद की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? अरब इमारात में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये आपको लिखा हुआ है। आगे कहा जा रहा है कि इब्ने माजिद एक आलिम और बेहतरीन मुसन्निफ़ थे। जहाज़ रानी के उसूलों और कवानीन पर उन्होंने अरबी ज़बान में एक मशहूर किताब लिखी थी। किताब का नाम इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बना है। देखिए, किताब का नाम है किताबुल फ़वाइद फ़ी उसूल इल्मुल बहर वल क़वाइद। ठीक है, ये इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, दरअसल इब्ने माजिद दुनिया के अव्वलीन साइंसदान हैं जिन्होंने बहरी साइंस, जहाज़ रानी और बहरियात पर कसीर मवाद फराहम किया। इब्ने माजिद ने अपनी किताबों में बहरुल अहमर, खलीज अरब, बहर हिंद, मगरबी चीन और जनूब मशरकी एशिया के समुंदरों में जहाज़ रानी से मुतालिक नहायत मुफीद हिदायत कलमबंद की। बहर कुलज़ुम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहर कुलज़ुम पर लिखी तफसीलात को दौर हाजिर के माहिरीन बहरियात ने बहुत सराहा है। सराहा है मतलब तारीफ़ किया है। इब्ने माजिद ने हस्ब ज़रूरत मौजूदा कुतुब नुमा, जो कंपास है ना उसको कुतुब नुमा उर्दू में कहते हैं, तो कुतुब नुमा में बहुत सी इख्तिराआत सर अंजाम दी जिसके बिना पे उन्हें मौजूदा कुतुब नुमा का मुअज्जिद माना जाता है। इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न कंपास कौन है? इब्ने माजिद ही हैं। कहा जाता है कि वास्को डी गामा अफ्रीका के मशरकी साहिल मौजूदा केनिया के कलमबंदी दरगाह पर मुश्किलात का सामना कर रहा था, क्योंकि बहरे अरब को पार करना आसान काम नहीं था। कौन सा समंदर पार करना आसान काम नहीं था? तो बहरे अरब को पार करना आसान काम नहीं था। 1498 में उसकी मुलाकात, किसकी मुलाकात? वास्को डी गामा की मुलाकात इब्ने माजिद से हुई थी, जिसने न सिर्फ वास्को डी गामा की रहनुमाई की बल्कि नाखुदा बनकर, अब नाखुदा बनकर मतलब जो जहाज़ का कैप्टन होता है उसको हम नाखुदा कहते हैं उर्दू में, तो जहाज़ का कैप्टन बनकर उसके जहाज़ को अफ्रीका से सही सलामत हिंदुस्तान तक पहुंचाया। तो 1498 में जो वास्को डी गामा हिंदुस्तान के कालीकट बंदरगाह पे आया था, तो किसने मदद की थी? इब्ने माजिद ने मदद की थी। इब्ने माजिद के बाप दादा को जहाज़ रानी में महारत की बिना पर मुअल्लिम के लक़ब से याद किया जाता था, जबकि इब्ने माजिद को बहरों का जानशीन असदुल बहर कहा जाता है इब्ने माजिद को। अब आते हैं सवालात पे। पहला सवाल है कि आलम इस्लाम में इब्ने माजिद किस हैसियत से जाने जाते हैं? तो माहिर जहाज़रा की हैसियत से इब्ने माजिद जाने जाते हैं। जिस समंदर के बारे में इब्ने माजिद की लिखी हुई तफसीलात को सराहा गया वो कौन सा समुंदर है? तो बहर कुलज़ुम के बारे में इब्ने माजिद ने अपनी किताब में लिखा था, जिसके बारे में बहुत सारी तारीफ़ें की गई। ना खुदा के मानी क्या है? तो इस पैसेज में ना खुदा के मानी है जहाज़ का कैप्टन, यानी जो जहाज़ चलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इब्ने माजिद की अरबी ज़बान में लिखी हुई किताब कौन सी है? तो मैंने बताया था किताबुल फ़वाइद फ़ी उसूल इल्मुल बहर वल क़वाइद, ये इब्ने माजिद की किताब है। 1498 में इब्ने माजिद की मुलाकात किससे हुई थी? तो वास्को डी गामा से हुई थी। इब्ने माजिद का लक़ब कौन सा है? तो असदुल बहर है। इब्ने माजिद ने अपनी किताबों में जो नहायत मुफीद हिदायत कलमबंद की वो किससे मुताल्लिक हैं? तो जहाज़ रानी से मुताल्लिक हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है।
वास्को डी गामा अफ्रीका के मशरकी साहिल मौजूदा केन्या के कलमबंदी बंदरगाह पर मुश्किलात का सामना उसे क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि जो बहरे अरब है उसको पार करना आसान काम न था, इसलिए वो मुश्किलात का सामना कर रहा था। उसकी मदद इब्ने माजिद ने की थी। तो ये हमने जो प्रोज का पैसेज था वो हल किया। अब यहाँ पे एक नज़्म है, इसे पढ़ते हैं। मेरी ज़बान उर्दू फ़ख्रे जहान उर्दू, प्यारी है बोलने में मीठी ज़बान उर्दू, रखती है अपने अंदर सारा जहान उर्दू, भाषाओं की ज़मीं का एक आसमान उर्दू, दुश्मन को दोस्त कर ले ऐसी ज़बान उर्दू, खुसरू का राग है ये मुरली की तान उर्दू, गीतों की आबरू है गज़लों की जान उर्दू, है कौमी एकता की आन और बान उर्दू। तो ये हमने नज़्म पढ़ा। अब चलिए इस नज़्म का उन्वान क्या हो सकता है? तो हमारी ज़बान उर्दू इस नज़्म का उन्वान हो सकता है, हमारी ज़बान उर्दू। अगला सवाल है कि शायर के मुताबिक सारा जहान अपने अंदर समो लेने वाली ज़बान कौन सी है? तो उर्दू है, जो शायर के मुताबिक सारी दुनिया को अपने अंदर समो सकती है। उर्दू ज़बान को किस शायर की राग कहा गया है? तो खुसरू का राग उर्दू। ये आपको पैसेज में लिखा हुआ मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। शायर ने उर्दू को किसकी आबरू कहा है? तो गीतों की आबरू है, यानी उर्दू जो है वो गीतों की आबरू है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। फ़ख्रे जहान का मतलब क्या है? यानी दुनिया जिस पे फ़ख्र करे, जिस पे नाज करे, दुनिया जिस पे नाज करे उसे हम लोग कहते हैं फ़ख्रे जहान, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। उर्दू ज़बान किसकी आन बान है? तो आपने पढ़ा था कौमी एकता की उर्दू जो है वो आन बान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। दुश्मन को दोस्त बनाने वाली ज़बान कौन सी है? तो उर्दू ज़बान जो है वो दुश्मन को दोस्त बनाती है। चलिए अब यहाँ से ग्रामर और पेडागोजी के सवाल हैं। मुश्किल का मुतज़ाद क्या होगा? तो मुश्किल का मुतज़ाद हो जाएगा आसान। सराहना का मुतरादिफ होगा तारीफ़ करना, ठीक है। दुश्मन का मुतरादिफ यानी कि हम माना क्या होगा? तो दुश्मन का हम माना रकीब होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वह कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे हम लोग फेल कहते हैं, अंग्रेजी में इसे वर्ब कहा जाता है। दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमुआ जिसे हकीकी माने के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए वो क्या होता है? तो उसे हम मुहावरा कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ज़बान का हकीकी लुत्फ़ किस तरह उठाया जा सकता है? नज़्मों और गीतों का तरन्नुम से गाकर, या फिर गुलाब जामुन खाते हुए, फल खाते हुए, या फिर ज़बान की तारीफ़ करते हुए। तो नग़मों और गीतों को तरन्नुम से गाते हुए हम ज़बान का हकीकी लुत्फ़ उठा सकते हैं। इशारों की ज़बान की किस्में कितनी हैं? तो मेरे ख़्याल से इसका जवाब 5 होना चाहिए। बाकी सीटेट की ऑफिशियल कर्नाटक टेट की ऑफिशियल आंसर की में इसका जवाब क्या आता है हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तालीम इस्लाह व तरक्की के लिए हुकूमत हिंद ने 1952-53 में जो कमीशन बनाया वो कमीशन कौन सा था? तो मुदालियर कमीशन जो था वो था। अब मुदालियर कमीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो 1952-53 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन कमीशन बना था वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था, ठीक है। मुदालियर आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चे को घरेलू ज़बान से स्कूली ज़बान की तरफ मुंतकिल करने में सहूलत फराहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? तो टीचर की ज़िम्मेदारी है। टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, वो बच्चों की मदर टंग और स्कूल की जो लैंग्वेज है उसमें क्या करता है? बच्चों को फैसिलिटेट करने में बच्चों की हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। मुताले के किस तरीके में बच्चे एक एक हरूफ को अलग अलग करके पढ़ते हैं? तो जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है यानी हरूफ तहज्जी का तरीका, उसमें बच्चे एक एक लेटर को अलग अलग करके पढ़ते हैं। बच्चे फितरी तौर पर अपने ख़यालात और ज़रूरियात का इजहार किस शक्ल में करते हैं? तो आवाज़ों की शक्ल में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है।
ज़बान के इजहार व इबलाग का दूसरा मारूफ ज़रिया, तो सबसे पहला होता है सुनना, फिर बोलना, फिर आपका पढ़ना, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो ये आपकी लैंग्वेज स्किल की सही तरतीब होती है। अगर इस लिहाज से क्वेश्चन पूछा है तो स्पीकिंग इसका हमारा सही होगा। ठीक है, यानी कि गुफ्तगू। ठीक है, और अगर ज़बान के इजहार व इबलाग का दूसरा मारूफ ज़रिया पूछा है तो या तो स्पीकिंग होगा या फिर राइटिंग होगा। ठीक है, स्पीकिंग कुछ हद तक सही मुझे लग रहा है, बाकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद हम इसका जवाब कंफर्म करेंगे। बच्चों के आदाब गुफ्तगू से वाकफियत का इन्हिसार माहौल के किस अवामिल पर होता है? तो सोशल इंटरेक्शन की वजह से ही बच्चे लैंग्वेज को समझते हैं। तो समाजी माहौल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तदरीस के किस तरीके में बच्चों में फितरी तौर पर आमोजिश पैदा होती है? तो नल्ली कल्ली का जो तरीका है उससे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। शुमाली अमेरिका में किन कबाइल के पास जो है इशारात का बाकायदा निज़ाम मौजूद है? तो वह सुर्ख हिंदी, जिसे हम लोग रेड इंडियन कहते हैं, रेड इंडियन के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके यहाँ साइन लैंग्वेज का पूरा एक सिस्टम है, यानी इशारात का एक बाकायदा निज़ाम मौजूद है। तो सुर्ख हिंदी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमने 3 सितंबर को जो उर्दू का पेपर आया था उसकी अनऑफिशियल आंसर की आपको बताई। ठीक है, 1-2 सवाल पे कन्फ्यूज़न बन रहा है, जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम 100% श्योर कर पाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पेपर 2 भी अगर आप लोग मुझे भेज देंगे तो उसका भी सॉल्यूशन हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।